Hi students, yesterday we studied about quantum numbers. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या था जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस में उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। कहता है ये जो ऑर्बिटल हैं उन सभी की शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कहता है डिफरेंट ऑर्बिटल में हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट ऑफ 3 नंबर यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। कहता है इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर हम यूज़ करते हैं, जो क्या स्पेसिफाई करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्पेसिफाई करता है। दैट मीन्स कहता है टोटल हमारे पास क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या डिटर्मिन करता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी शेल में क्या है, प्रेजेंट है। कहता है यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो क्या होती है, हमेशा होल नंबर में होती है। यहाँ पे कहता है अगर एन की वैल्यू 1 हुई उसको हम के शेल बोलते हैं, अगर एन की वैल्यू 2 हुई उसको हम एल शेल बोलते हैं, अगर एन की वैल्यू 3 हुई उसको एम शेल बोलते हैं, एंड सो ऑन। सेकेंड हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल के साथ डिनोट करते हैं। कहता है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या डिटर्मिन करता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, उस चीज़ को डिटर्मिन करता है। कहता नेक्स्ट कहता जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। दैट मीन्स वो 0 से लेके n-1 तक क्या करती है, वेरी करती है। यहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। कहता जो एल शेल है वो किसको डिनोट करता है कि किसी गिवन एनर्जी शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट है, उस चीज़ को डिनोट करता है। कहता है जो सभी सब शेल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। जब जब क्या होगा, कहता है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। जैसे हमने डिस्कस करा था एल, जिसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। कहता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, जैसे कहते हैं एस के बाद पी ऑर्बिटल होता है, पी के बाद डी होता है, डी के बाद एफ ऑर्बिटल होता है। कहते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट हमने थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। कहता है यहाँ पे जो एम की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। कहता किसी गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए एम की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहता है एम की वैल्यू क्या होती है, -L से लेके 0 तक, 0 के से लेके +L तक क्या करती है, वेरी करती है। इन अदर वर्ड्स कहता है किसी गिवन वैल्यू ऑफ L के लिए हमारे पास M की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 2L+1 वैल्यूज़ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि उस सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एमएस के साथ नोट करते हैं। कहते हैं जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ साथ अपनी एक्सिस के अलोंग भी क्या करता है, स्पिनिंग शो करता है। तो इसकी स्पिनिंग है वो 2 वेज से होती है। जैसे फर्स्ट एक वे क्या है कि या तो ये क्लॉकवाइज को स्पिन करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ को क्या करता है, स्पिनिंग करता है। कहता है अगर इसकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +½ होती है। अगर इसकी स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -½ वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उनकी 4 के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। कहता अगर हमारे पास बाकी के 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो उसकी जो 4th क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पड़ा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा होता है, एंटी क्लॉकवाइज पड़ा होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़े होते हैं। एक की स्पिन +½ होती है, दूसरे की स्पिन क्या होती है, -½ स्पिन होती है। Now we come to our today's topic, that is shapes of atomic orbitals और boundary surface diagram। आज हम पढ़ेंगे कि atomic orbital की shapes क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, boundary surface diagram बोलते हैं। कहता अगर पिक्टोरियल क्लैरिटी करनी है हमें, कहता उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में, जिस रीजन में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसके अराउंड क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। कहता तो वहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबल रीजन मिलता है, दैट मीन्स हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेडियल वेव फंक्शंस क्या होते हैं।
कहते हैं जो शेप्स होती है ऑर्बिटल्स की वो हमें कहाँ से मिलती है, कहते हैं जो वेरिएशन होती है वेव फंक्शन जाई की एज कंपैरिजन टू आर के। आर क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी, शेप्स मिलती है ऑर्बिटल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। कहते हैं सिंपल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन दी वेव फंक्शन जाई एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में। कहता है ये जो ग्राफ्स है हमें शो करे हुए हैं 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए एंड 2p ऑर्बिटल के लिए, जैसे हम बुक से करेंगे। यहाँ पे हमें ग्राफ शो करे हुए हैं। फर्स्ट अब जो ग्राफ है वो किसके लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए, जिसमें n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, मीन सब शेल क्या है, 0 है। 0 किसको डिनोट करता है, s को डिनोट करता है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिनोट करता है, 1s को डिनोट करता है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है वेव फंक्शन जाई एंड आर के बीच में। आर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। कहता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। सेकंड जो ग्राफ हमें शो करा है 2s ऑर्बिटल के लिए करा है, जिसमें n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करा है जाई एंड आर के बीच में। कहता है यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कहता है जो ग्राफ है वो क्या करता है, पहले डिक्रीज करता है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, फिर कहता है डिक्रीज होके वापस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहता है यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट मीन्स इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्फिनिटली दूरी पे है न्यूक्लियस से। कहता है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ हमें शो करा है 2p ऑर्बिटल के लिए, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है। यहाँ पे भी जाई और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा है। कहता है यहाँ पे क्या आती है, हमारे पास पीक आती है और उसके बाद वापस से ग्राफ क्या होने लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को जाने लगता है। कहता है जो पीक है वो क्या शो करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, और जो नोड है वो क्या डिनोट करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, 0 प्रोबेबिलिटी होती है। तो कहता है जैसे हमने ग्राफ में देखा कि 2s वाला ग्राफ है, उसमें एक पॉइंट आता है वेव फंक्शन जहाँ पे जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 वैल्यू हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जहाँ पे कहता है जो रेडियल वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। कहता है नोड के ऊपर क्या होता है, जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू में। जैसे हम ग्राफ में दोबारा देखेंगे कि जो नोड आती है, नोड के ऊपर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, कहता है नोड के बाद वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कहता यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है वो किसको रेफर करता है, वेव फंक्शन के साइन को रेफर करता है, इसका चार्ज के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इन जनरल कहता ये फाइंड आउट हुआ कि ns ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, n-1 नोड होती है। यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आती है। सिमिलरली कहता है np ऑर्बिटल के लिए हम नोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, n-2 फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। कहता है सभी केसेस में क्या होता है, इन सभी केसेस में जिनमें नोड्स आती हैं, कहता है यहाँ पे जाई की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, उस टाइम पे जो आर है, जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जाई की तरह जो जाई के ग्राफ्स होते हैं उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। जैसे अकेला जाई क्या करता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है कि वेव का कितना एम्पलीट्यूड है। वैसे कहता है यहाँ पे जो ग्राफ है हमने जाई और आर के बीच में ड्रा करा है उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ग्राफ से हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेडियल फंक्शन है, जो वेव फंक्शन है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है या फिर उसमें कितनी नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। सिर्फ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, जाई एंड आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स, इसको हम किसके साथ नोट करते हैं, जाई स्क्वायर के साथ नोट करते हैं। कहता है जाई स्क्वायर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के अराउंड। कहते हैं जो वेरिएशन होती है जाई स्क्वायर की एज अ फंक्शन ऑफ आर के, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे जाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी वेरी करती है। कहते हैं उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जाई स्क्वायर एंड अगेंस्ट दी आर के बीच में, न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बीच में। इन ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स बोलते हैं, जैसे हम बुक से करेंगे।
जैसे इन ग्राफ्स को हम क्या करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। बुक में क्या शो हो रहा है, हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं जाई स्क्वायर एंड आर के बीच में। फर्स्ट ग्राफ हमें 1s ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है, सेकंड ग्राफ 2s ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है, और थर्ड ग्राफ है जो वो 2p ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है। कहता है ऐसी जैसे जाई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा था हमने, वैसे ही हमारे पास जो जाई स्क्वायर एंड आर के बीच में ग्राफ है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ग्राफ है। द सेकेंड ग्राफ में क्या है, 2s ऑर्बिटल वाले ग्राफ में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जैसे 2s वाला ग्राफ हमें ग्राफ ड्रॉ करा था जाई एंड आर के बीच में, वहाँ पे क्या हो रहा था, नोड के बाद वैल्यू है जो वेव फंक्शन की वो क्या हो रही थी, नेगेटिव वैल्यू हो रही थी। बस जब जाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो हम 2s का ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें नोड के बाद क्या होता है कि एक छोटी सी पीक आती है, उसके बाद वैल्यू दोबारा क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। कहता है नोड किसको डिनोट करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, और जो ये पीक्स आ रही हैं वो क्या डिनोट करती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कहते हैं जो जाई स्क्वायर को हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आर के अगेंस्ट, वहाँ से हमें क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बट कहता है अगर हमें फाइंड आउट करना हो टोटल प्रोबेबिलिटी, एक छोटे से रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो इलेक्ट्रॉन के होने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जाई स्क्वायर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रीजन के वॉल्यूम के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि उस छोटे से रीजन की कितनी वॉल्यूम है। तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, जाई स्क्वायर इंटू डीवी आ जाएगी। यहाँ पे डीवी क्या है, वॉल्यूम है उस रीजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कहता है जो वॉल्यूम है शेल की वो कितनी फाइंड आउट हुई है, डीवी की वैल्यू कितनी होती है, 4πr² इंटू डी आर के इक्वल होती है। तो दैट मीन्स इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4πr² डी आर इंटू जाई स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से कहता है हमें क्या पता चलता है, टोटल प्रोबेबिलिटी पता चलती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कहते हैं जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस आर के अगेंस्ट, के न्यूक्लियस से उसका कितना डिस्टेंस है, वहाँ से हमारे लिए ग्राफ शो करे हुए हैं 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल के लिए। जैसे हम इस ग्राफ से देखेंगे, ये हमें जो ग्राफ शो करे हैं वो किसके बीच में शो करे हैं, 4πr² इंटू जाई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करे हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है वो 1s ऑर्बिटल के लिए है, जो सेकंड ग्राफ है वो 2s ऑर्बिटल के लिए है, और जो थर्ड ग्राफ है वो 2p ऑर्बिटल के लिए। वैसे कहता है यहाँ पे भी जो हमारे पास 2s वाला ग्राफ है उसमें एक नोड आ रही है, और जो 1s वाला ग्राफ है उसमें कोई भी नोड नहीं है, और ऐसे 2p वाले में भी नोड नहीं है। ऐसे ही कहता यहाँ पे जो पीक है कर्व की वो हमें क्या बताती है कि उस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। जो उसके कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही कहता नोड के ऊपर क्या होता है, नोड के ऊपर उस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी होती है, जीरो चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।